Good evening. I'm with Dr. Sumit Bhatia. He's Director Gastroenterology with Paras Hospitals. डॉक्टर साहब, जनरली देखा गया है कि कई लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या नोज़िया हो जाता है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट होती है, ब्लोटिंग होती है, बहुत सारी परेशानी होती है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी खुद ही सेल्फ मेडिकेशन में करने लगते हैं। कोई कहता है अजवाइन ले लो, कोई कहता है कोई चूरन ले लीजिए या पेंटासिड ले लीजिए। तो ये सेल्फ मेडिकेशन कितनी कब तक करनी चाहिए? नॉर्मली हिंदुस्तान में तो 80-90% सब अपने आप को ही डॉक्टर समझते हैं और कुछ ना कुछ मेडिसिन ले लेते हैं। अब कुछ जैसे पेंटासिड लेते हैं तो कोई कहते हैं सवेरे लो, कोई कहते हैं रात को आप हैवी खा के तब लीजिए। तो क्या एक्चुअली कब तक सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास, या कब जाना चाहिए? ओके, पहली बात तो थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला बात करने के लिए। तो हम इसको एक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। Right. तो आपने पूछा है एसिडिटी। राइट तो जो नाम भाषा में हम कहते हैं एसिडिटी, मेडिकल भाषा में हम इसको GERD कहते हैं या इसको रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। राइट, जो मॉर्निंग में एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। हाँ, नहीं तो जो एसिड रिफ्लक्स है वो क्या चीज़ है? सो बेसिकली हमारे खाने की जो नली है उसको हम फूड पाइप कहते हैं या ईसोफेगस मेडिकल Right. भाषा में। राइट। वो जाके खुलती है पेट की थैली में, जो स्टमक है। अब जो स्टमक की लाइनिंग होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है वहाँ एसिड बनता है। राइट। एसिड जो है वो स्टमक की लाइनिंग उससे रेजिस्टेंट होती है। ओके। वो एसिड स्टमक की लाइनिंग से बन रहा है तो वो उसको नुकसान नहीं करता। और हमारी फूड पाइप में से एक बार जब खाना अंदर पास हो गया स्टमक में, तो हमारे फूड पाइप और स्टमक के जंक्शन पे एक मसल होती है जो वाल्व का काम करती है, ढक्कन का काम करती है। ओके। ये जो वाल्व होता है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। फूड पाइप और हमारे स्टमक का जंक्शन है। तो ये एक मसल होती है जो टाइट हो जाती है जैसे ही हमारा खाना पास होता है। अगर किसी वजह से हमारा ये जंक्शन लूज हो जाए तो हमारे स्टमक के जो अगर कंटेंट्स हैं जो खाने से हैं और वो हमारी चेस्ट में वो ऊपर है, तो इसको हम रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। ये ट्रू सेंस में जो हम एसिडिटी मानते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो ये एसिडिटी है। तो उसमें क्या होता है कि जो फूड पाइप की लाइनिंग है अंदर की, वो रेजिस्टेंट नहीं है एसिड। तो एसिड अगर ऊपर आएगा, जो स्टमक के कंटेंट्स ऊपर आएंगे तो जलन होगी, वहाँ पे अंदर छिलाव हो सकता है, तरीके से छाले बन सकते हैं। इस चीज़ को हम GERD कहते हैं कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। ओके। अब ये जो एसिडिटी है ये क्यों होती है? अगर किसी कारणवश हमारा ये जो जंक्शन है ये लूज हो जाए, ये ढक्कन जो है ये लूज हो जाए, वाल्व लूज हो जाए, तो उससे हमारा रिफ्लक्स जो है वो बढ़ेगा। अब कई चीज़ें होती हैं जो फिजियोलॉजिकल हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब कुछ चीज़ें हमारे खाने पीने में ऐसी हैं जिससे कि ये जंक्शन थोड़ा लूज होता है। राइट। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके टोन को मेंटेन करके रखती हैं। तो जिन चीज़ों से ये लूज होता है उसमें सबसे पहले आता है हमारा अल्कोहल, स्मोकिंग, ओके। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अच्छा। खाना जिसके अंदर तेल ज़्यादा हो, मसाले ज़्यादा हों, चॉकलेट्स ओके। और पेपरमिंट, जो मिंट होता है, पुदीना होता है, हाँ। वो। मसालों के अंदर अगर हम बात करें तो मिर्च, ब्लैक पेपर हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गई, दालचीनी, सजमन हो गया और मिंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर मसाला, तेल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी खाने में, तो ये जंक्शन थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली लूज हो जाएगा। देन इट लीड्स टू मोर ऑफ एसिड रिफ्लक्स। ओके। सेकेंड, कि अगर स्टमक को हम ओवरफुल करेंगे, स्टमक इज़ अ बैग, अगर आप उसको ओवरफुल कर लेंगे और फिर एकदम लेट जाएंगे तो बैग में से छलकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। राइट। तो जिन लोगों को हार्ट बर्न या छाती में जलन खाने के बाद की प्रॉब्लम होती है, हाँ। उनको खाना जितनी भूख है उससे हल्का कम खाना है। राइट। ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई इनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। चॉकलेट्स कम खानी है, पेपरमिंट कम खानी है, ऑयली फूड अवॉइड करना है, और खाते ही एकदम लेटना नहीं है। ओके। खाने में और लेटने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए आइडियली। और आपने पूछा कि ये कब हमारे लिए चिंताजनक की बात है, तो एसिड रिफ्लक्स होना और आपको रेगुलरली हो रहा है तब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। ओके। अगर एसिड रिफ्लक्स आपको हो रहा है, अब आपको ये नहीं पता, क्योंकि एक आम इंसान को ज़रूरी नहीं है कि ये पता हो, तो मैं आपको कुछ अलार्म सिम्टम्स बताता हूँ कि आपको डॉक्टर के पास कब 100% जाना है। ओके। अगर आपको खाना निगलने में कोई दिक्कत हो रही है, नॉर्मली क्या होता है, हम खाना निगलते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो अंदर चला जाता है, हमें एहसास नहीं होता। राइट। अगर किसी पेशेंट को खाना अटकने का एहसास हो रहा है या लिक्विड्स अटकने का एहसास हो रहा है, ओके। दैट इज़ एन अलार्म साइन। ओके।
स्पेशली अगर एल्डरली में है देन दे हैव टू गो टू अ डॉक्टर। अगर आपके सिम्टम्स जो हैं बार बार आपको रात को नींद में से जगा रहे हैं कि आप सो रहे हैं और खाना जो है वापस गले में आ रहा है, राइट, नाक से निकल रहा है, एकदम खांसी हो रही है और आपकी नींद खराब हो रही है, यू शुड गो टू अ डॉक्टर। अगर आप ये देखें कि आपको वॉमिटिंग आ रही है और वॉमिटिंग आने में कुछ ब्लड के पार्टिकल्स आ रहे हैं, यू शुड गो टू अ डॉक्टर। दूसरा, अगर ये सिम्टम्स चल रहे हैं और सिम्टम्स का नेचर एकदम चेंज हुआ है, वेट लॉस हुआ है, भूख की कमी हुई है, यू शुड गो टू अ डॉक्टर। सो ये अलार्म साइंस हैं जो आपने देखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना रुक के जा रहा है या खाना अटक रहा है, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। वरना कभी कभार अगर हार्ट बर्न हो रहा है, देन यू कैन टेक अ पैंटोसिड, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो पेंटासिड रात को लेनी चाहिए, सवेरे लेनी चाहिए? सर देखिए, तो जनरली क्या होता है कि जो दवाइयाँ होती हैं, हम एक तो ये एडवाइस करते हैं कि हमेशा मेडिकल सुपरविजन में ली जाए। राइट, दूसरा क्या होता है कि हम इसको जनरली 24 आवर्स में एक बार देते हैं, ओके, एंड प्रेफरेबल टाइम इज़ कि बिफोर ब्रेकफास्ट लेना है, 20 से 25 मिनट नाश्ते से पहले, देन इट एक्ट्स यू नो द बेस्ट। ओके। बट जैसे एसिड रिफ्लक्स की बात कर रहे थे हम, तो एसिड रिफ्लक्स क्या जो इवनिंग मतलब डिनर किया उसके बाद 15-20 मिनट बाद आप वॉक करें तो उसकी वजह से कम होता है या नहीं होता? और दूसरी चीज़, अगर किसी पार्टी में होके आए, आपने हैवी खाना खाया, तो कई लोग बोलते हैं कि आप रात को ही पेंटासिड ले लीजिए ताकि सवेरे एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। इज इट ट्रू? सर देखिए, वो एक तरह का एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ओके, बट यस, अगर आपको पता है कि आपको रिफ्लक्स बार बार होता है Okay. और आपने रात को ऐसा कुछ खाया और आप एकदम लेटने वाले हैं, देन मे बी टेकिंग अ पैंटोसिड जस्ट बिफोर यू लाई डाउन मे बी अ गुड आइडिया। Okay. बट अगर आपको ये सिम्टम्स रात में हो रहे हैं और आपकी नींद खराब कर रहे हैं तो आपको उठना चाहिए। दूसरी एक चीज़ जिसको कई बार लोग अनदेखा कर देते हैं और एसिड रिफ्लक्स या गैस समझ जाते हैं, वो होता है कि चेस्ट का डिस्कम्फर्ट हर बार एसिडिटी नहीं होता, राइट, राइट। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि पेशेंट को ये महसूस हो रहा होता है कि जी मेरे को एसिडिटी हो रही है, हाँ, बट वो होता कार्डियक प्रॉब्लम। हाँ, कार्डियक प्रॉब्लम। सो अगर आपको कार्डियक सिम्टम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलते फिरते आपको सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है, या फिर आप लेटे हैं और आपको लेटते हुए बहुत सांस फूल रहा है, तो वो कार्डियक सिम्टम है। सीढ़ी चढ़ते वक्त आपको छाती में पेन होता है, कोई भी आप एक्सर्शन करते हैं चेस्ट में पेन होता है, शोल्डर की तरफ जाता है, दोज आर कार्डियक सिम्टम्स। यू शुड नॉट इग्नोर देम बाय थिंकिंग कि नहीं ये तो एसिडिटी है और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपको हार्ट बर्न हो रहा है तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आई थिंक इंटरवेंशन शुड बी कि आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। खाने पीने की चीज़ों में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल में और थोड़े से 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि एक जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो आप बात कर रहे हैं, तो आजकल लोग, मैंने देखा है इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 घंटे 14 घंटे, या कई बोलते हैं कि नहीं सर, उस पर हम आएंगे, पहले अच्छा। एक बार रिफ्लक्स को ना वो करते हैं कि ओके। आप अगर लेटते हैं और आपको रिफ्लक्स बार बार होता है तो Right. लेफ्ट साइड पे लेटिए। अच्छा, लेफ्ट साइड की करवट पे लेटेंगे तो आपकी फूड पाइप आपके स्टमक के ऊपर आ जाती है, तो एनाटॉमिकली Okay. आपका रिफ्लेक्स जो है वो कम होगा। ओके, तो करवट लेके सोना है तो लेफ्ट साइड पे प्रेफर करिए, जब सोने की शुरुआत करते हैं तो लेफ्ट साइड पे लेटिए। अच्छा। दूसरी चीज़, और बाद में चेंज भी हो जाएगा? वो तो रात में देखिए सोते सोते चेंज हो हाँ, जाएगा, right, बट right, प्रेफर right. टू स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड। राइट, सेकेंड थिंग जो एक चीज़ हेल्प करती है वो होता है कि एक एक्स्ट्रा पिलो लगा के आप कोशिश करिए कि आपका हेड हल्का सा शोल्डर से ऊपर आए, तो आपका रिफ्लक्स अच्छा। जो है नेचुरली हल्का कम हो जाएगा, ओके, राइट। थर्ड, जैसे मैंने बताया कि जितनी भूख है उससे हल्का कम खाइए, ऑयली चीज़ें कम खाइए। राइट, कुछ चीज़ें आपको जो इमीडिएट रिलीफ दे सकती हैं, ठंडा पानी, ठंडी Okay. लस्सी, आपने कोई भी ठंडी चीज़ जैसी आप पीते हैं तो आपको उससे एकदम इमीडिएट जो है वो रिलीफ मिलेगा। बट ठीक है। नॉर्मली कहते हैं कि खाने के आधा घंटे तक आप ठंडा नहीं लेना चाहिए, तो ठंडा नहीं। डाइजेशन और उसका सर mix देखो, होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो भी खाना ले रहे हैं वो जिस हम्म। मर्जी टेम्परेचर पे हो, हम्म, वो जब आप खा लेते हैं एक बार तो वो अंदर जाके बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाएगा। राइट, तो ये ठंडा गर्म जो है ये काफ़ी हद तक मिथ्स होते हैं, मिक्स है। ऐसा बॉडी उसको ऐसा ट्रीट नहीं करती है। अच्छा, मतलब इमीडिएटली भी ले सकते हैं? अगर आप बिल्कुल कुछ भी स्कैल्डिंग हॉट कुछ पी रहे हैं हाँ, उसके तो वो बाद अंदर जाके जला देगा, हाँ, राइट, दैट इज़ नॉट हेल्दी। यस, और अगर आप बहुत कुछ ठंडा ले रहे हाँ, हैं दैट ऑल्सो विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल। Right, right. बट अगर आप नॉर्मल कोल्ड वाटर पी रहे हैं या हॉट वाटर पी रहे हैं तो उससे कोई उससे बहुत कोई ज़्यादा फर्क फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर जाके आपकी बॉडी उसको एक नॉर्मल अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ले आएगी। ये सर ज़्यादातर एक जो है कॉमन पार्लेंस में हम कहते हैं कि मिथ्स है राइट, कि गर्म पानी पी लीजिए आपका फैट गल जाएगा, हाँ, या हाँ, फिर हाँ। ठंडा मत उससे- पीजिए उससे बीमार हो अच्छा, उससे जाएंगे। कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, राइट। कमिंग टू दैट सेकंड Lifestyle. पॉइंट, जो लाइफस्टाइल में
मैंने देखा है कई बोलते हैं 12-14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग की, आप अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस की तो बात नहीं कर रहे हैं, बट या कुछ डिटॉक्स ले लीजिए, डिटॉक्स टी आती है, या प्रोबायोटिक्स ले लीजिए. डज दीज थिंग्स हेल्प इन मेंटेनिंग ए गुड गट? सो आपने 3 चीज़ें पूछी मेरे से, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग पूछा, तो पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग को वो करते हैं. देखिए, अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग इन जनरल अगर शॉर्ट बर्स्ट में करी जा रही है, सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. शॉर्ट बर्स्ट मीन्स? शॉर्ट बर्स्ट मीन्स आप दिनों दिन भूखा नहीं रह रहे, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि कई लोग जो है हमारे पास आते हैं कि हम डिटॉक्स कर रहे हैं, 7 दिन तक हम नहीं कुछ खाएंगे, हम सिर्फ पानी पिएंगे या लिक्विड डाइट पे रहेंगे, एंड दैट इज़ फूलिश. ओके. ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग इज इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आपने अपने 24 घंटे को 2 विंडोज़ में बांट दिया, एक खाने की विंडो में और एक जो है ना खाने की विंडो में. राइट. अगर आप रात को 9 बजे अपना खाना खत्म कर रहे हैं और अगले दिन सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खा रहे हो, फिर 9 बजे अपना नाश्ता कर रहे हैं, तो आपने 12 घंटे का एक इंटरमिटेंट फास्ट का अपना पीरियड भी मान लिया, राइट. और फिर उस 9 से रात के 9 बजे तक आप बीच बीच में इंटरमिटेंटली खा रहे हैं, राइट. तो ये 12-12 का हो गया. कई लोग इसको 14 घंटे तक फास्टिंग करते हैं, कई 16 घंटे तक करते हैं. सर, द आइडिया अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड वाई इट बिकेम पॉपुलर वॉज कि लोग वेट लूज करना चाहते हैं. राइट. तो वेट लॉस के लिए अगर हम सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, सो दिस इज़ वन मेथड ऑफ डूइंग इट. आइडिया ये है कि आपने अपनी टोटल कैलोरीज को दिन की जो है वो आपने कम करना है. राइट. अगर किसी को 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, वो अगर अपना डेफिसिट क्रिएट करेगा 200-300 कैलोरी का, तो उसका वेट धीरे धीरे कम होगा. आइडियली आप 400-500 कैलोरीज जो है वो कम करेंगे तो वेट जल्दी लूज होगा. अब उसको आप दिन के 6 घंटे में बांट के खाना चाहते हो या 8 घंटे में बांट के खाना चाहते हो, इज़ वन एस्पेक्ट, एंड दैट इज़ व्हाट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑल अबाउट. बट क्या होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई जगह पे कुछ और बेनिफिट्स भी देखे गए कि शुगर कंट्रोल बेटर हो जाता है, लोग एनर्जी लेवल्स बेटर फील करने लग जाते हैं. बट द फाइनल इफेक्ट जो आता है उसका, वो इफेक्ट आपका आता है जब आप कैलोरीज को कम करते हैं, तो आपका वेट लॉस होता है. तो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, विच इज़ आइडियल एक्चुअली. आई मीन सर, इसमें देखो ऐसा कोई आइडियल नहीं है. आई थिंक ये अपना कंफर्ट लेवल है. इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबकी जनरल हैबिट्स जो है वो ये होती थी कि अर्ली डिनर कर लीजिए, हाँ. उसके बाद अगले दिन, तो 12 से 14 घंटे तो आम हो इंसान कई बार वैसे ही कर लेता है. राइट. 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 तो उसमें ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली कि भाई मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे खाऊंगा और मैं 18 घंटे फास्ट करूंगा. वो देखो प्रैक्टिकली आगे जो है वो वाइबल नहीं. बाइबल नहीं होता. ठीक है. दूसरी चीज़ ये होती है कि फास्टिंग इन जनरल अगर आप छोटे टाइम के लिए कर रहे हैं, तो ये एक तरह से बॉडी के लिए अच्छी है कि बॉडी को एक टाइम मिलता है रिजनोवेट करने का. राइट. आपके सेलुलर लेवल के ऊपर कई सारे चेंजेस होते हैं जो इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप फास्ट कर रहे हैं. अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो कई बार हमारी बॉडी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है. बट इंटरमिटेंट फास्टिंग जो इंसान और कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए अच्छा. बेनिफिशियल है. लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल इस तरह ना करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब इंटरमिटेंट है. राइट. राइट. आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ फास्टिंग में चले जाएंगे तो फिर बॉडी जो है वो थोड़ा स्लो डाउन कर जाएगी, वो सेंसिबल नहीं है. बट एक चीज़ और थी, नॉर्मली इट इज सेड गुड गट मीन्स इट्स मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है. तो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटल हेल्थ एंड द गट हेल्थ? यस, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है सर. तो हमारे स्टमक का और हमारे माइंड का, ब्रेन का, देयर इज़ अ डेफिनेट कनेक्शन जिसको हम गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं. राइट. एंड इट इज़ अ 2-वे कनेक्शन. ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं वो गट में आते हैं और गट के सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं. एक्चुअली ब्रेन में जितनी नर्व्स हैं, जितनी भी आपकी नर्व्स हैं, वहाँ पे कम है. हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा नर्व्स जो हैं वो उससे ज़्यादा है. जितनी ब्रेन में नहीं है उतनी आपकी गैस्ट्रो नर्व्स में. राइट. आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि आप जब खाना खाते हैं तो आपका खाने पे कंट्रोल है. राइट. फिर उसके बाद आपने स्टूल पास किया, एक थोड़ा सा वो आपके कंट्रोल में है. लेकिन बीच में जो सारा प्रोसेस है खाना के नीचे जाने का, डाइजेशन होने का, उसके एसिमिलेशन का, डाइजेशन का, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. वो बॉडी अपने आप कर रही है. दैट Right. मशीन इज सच अ सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ मशीनरी कि वो अपने आप जो है कंटिन्यूसली जो है वो चल रही है. ऑटोमेटिकली होता है. वो कैसे चल रही है, हाँ. राइट. हाउ डज इट नो कि ये कैसे हो रहा है. तो उसमें खूब सारे अंदर सिग्नल्स, फीडबैक लूप्स, खूब सारी नर्व्स जो है वो इन्वॉल्व हैं. इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. राइट. ये उससे जो है गवर्नड होते हैं और उसमें चलते हैं. अब कहीं पे भी आपके माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर मन उदास है, तो आपका गट पे सिम्टम्स आएंगे. आएंगे. सिमिलरली अगर गट में है तो वो आपकी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करेंगे. तो इसी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं या IBS कहते हैं. वो बड़ा हाँ. कॉमन एक चीज़ है जो हम Common अपनी IBS. उसमें देखते हैं. आप सिंपल एक एपेटाइट को देख लीजिए. सो एपेटाइट इज, किसी दिन मन अच्छा है तो भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा लगती है. मन खराब है तो भूख
जो है हल्की कम लगती है। राइट। सो यस, आपके ब्रेन का और गट का कनेक्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा कनेक्शन जो है वो उसी से गवर्न होता है, बट Right. इट प्लेज अ मेजर मेंटल रोल। सो यस, इफ यू आर हैप्पी इन जनरल, तो यू विल हैव जनरली अ गुड गट हेल्थ। और ये देखा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, परफेक्शन सीकर्स हैं, थोड़ा बहुत गट की प्रॉब्लम्स जो हैं प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं। एक चीज़ और डॉक्टर साहब, ये नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग खाने पीने पे तो ऑफकोर्स बात हो गई मसालों वगैरह, एक लिकर को लेके बहुत लोगों का होता है कि भाई नहीं 30 ml 60, कोई कहता है 60 ml डे में ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बोलता है जी रेड वाइन इज़ गुड फॉर हार्ट, जो बोला जाता है, कोई बोलते हैं जी बियर से कुछ नहीं होता, उस पर तो 9% है, विस्की में 40% अल्कोहल है, तो कभी कभी लेने में 2 दिन 3 दिन हफ्ते में ले भी दिया तो कोई बात नहीं। बट व्हाट इज़ द एक्चुअल, मतलब क्या इफेक्ट होता है कट के ऊपर ड्रिंक्स का, कितनी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या रीजनेबल तो सर क्वांटिटी? देखो, ये ना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आई थिंक पूरी शाम का, और इसका एक जो बेसिक जवाब है कि आपको अल्कोहल लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। पहली चीज़, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ओके। ठीक है, अब आपका मुझे नहीं पता ये लोग कितना वीडियो देखेंगे, हाँ और देखेंगे तो शायद इस पॉइंट पे बंद कर देंगे। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर बॉडी। ओके। आप 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, जितना आप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका बॉडी पे नुकसान है। अल्कोहल छोटी अमाउंट्स में भी अगर रोज़ लिया जाए, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर मेनी अदर डिजीजेस, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर्स, स्पेशली फीमेल्स के अंदर ये और ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ओके। और किसी भी प्रकार का अल्कोहल जो है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हैविंग सेड दैट, अब ये इस बात पे भी बहुत रिसर्च हुई है कि भाई कितनी सेफ लिमिट है, क्योंकि अल्कोहल हमारी सोशल फैब्रिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेफ लिमिट क्या है? तो देखिए सर, कुछ भी सेफ नहीं है। ओके। शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर कि अगर हमने लेना ही है तो हम कितना लें, तो हम इसको डिफाइन करते हैं जनरली कि स्टैंडर्ड ड्रिंक किसको कहते हैं। ओके। तो एक स्टैंडर्ड ड्रिंक जो होता है वो होता है तकरीबन 40 to 50 ml ऑफ हार्ड लिकर, जैसे विस्कीज हो गई या कुछ वो होगा। तो दोज आर 2 शॉर्ट ड्रिंक्स इन अ डे ओके। can be considered safe in males, and 1 short drink in a day can be considered safe in a female. If a male is taking more than 21 drinks in a week, 21 ड्रिंक्स? in a week, ओके। सप्ताह में, then you are at risk of developing alcoholic liver disease या cirrhosis in the long run. 21 तो बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, लेकिन हाँ। जो लोग पीते हैं वो नाप के नहीं पीते ना सर। नहीं बट लेते तो नॉर्मली एक टाइम पे ही है, यू काउंट इट। सो आपने वो जो ड्रिंक लेना है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 आवर लेना है। अब बात आती है कि आप कह रहे हैं कि अल्कोहल में क्या अच्छा है, वाइन अच्छी है, विस्की अच्छी है, बियर अच्छी है, तो कुछ भी अच्छा नहीं है, सारा अल्कोहल है। राइट। आप जब नॉर्मल एक ड्रिंक ले रहे हैं तो आप एक शॉर्ट ड्रिंक ले रहे हैं, राइट। बट अगर आप बियर ले रहे हैं तो बियर की जो टोटल वॉल्यूम है वो तो एक बियर के अंदर चाहे 6% अल्कोहल है, लेकिन वो टोटल वॉल्यूम जो आप ले रहे हैं वो 350 ml ले रहे हैं। राइट। तो उसका टोटल अमाउंट ऑफ अल्कोहल अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेट करेंगे ज़्यादा आ जाएगा। तो वो ज़्यादा आ जाएगा। राइट। सो इसको हम ग्राम्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम्स के अंदर 80 ग्राम से ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो वो हार्मफुल है ओके। टोटल। और अगर आप 80 ग्राम से कम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हार्म नहीं करेगा, बट दैट इज़ बाय डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं कि एक जो है हमारा सेफ लिमिट है। सो अगर मेरे से मैसेज आपने लेना है तो वो ये है कि अवॉइड अल्कोहल। इफ यू हैव टू ड्रिंक इट, कीप इट टू द बेयर मिनिमम, कि आपने एक शॉर्ट ड्रिंक्स कभी सोशल ड्रिंकिंग में ले लिया, बट अगर आप डेली हैबिट में कुछ ड्रिंक्स ले रहे हैं देन इट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कोई अभी पीछे मैंने एक डॉक्टर साहब से किया था, शी इज ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, शी आल्सो सेड कि फीमेल्स में इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। सो अगर आप एक स्मॉल ड्रिंक भी रोज ले रहे हैं, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल। सो इट इज़ डेफिनेटली हार्मफुल। एक डॉक्टर साहब, डज इट लीड्स टू फैटी लिवर, और फैटी लिवर मतलब किसकी वजह से हो जाता है, या क्या उसके सिम्टम्स सर, क्या करना चाहिए? फैटी लिवर जो है वो बड़ा कॉमन चीज़ है। तो इसको ऐसा समझते हैं कि एक हमें ये पता है कि देखिए अल्कोहल से हमारा लिवर खराब होता है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था कि पहले क्या होता था, 2 क्लासिफिकेशन बना दी गई थी। एक बोला गया था कि अल्कोहल आप ले रहे हैं तो आपको लिवर डिजीज़ हो रही है, तो इसको हम कहते थे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़।
दूसरी हम कहते थे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, कि अल्कोहल नहीं लिया लेकिन पेशेंट का लिवर जो है वो फिर भी खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? कि उसमें फैट आ गया, तो उसको NAFLD कहते थे। ओके, अब इस चीज़ का जो नाम है वो बदल दिया गया है। राइट, अब हम कहते हैं MASLD, उसका मतलब है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो हमारी ओवरऑल डाइजेशन चल रही है, सिस्टम, उससे एसोसिएटेड। स्टीएटोटिक इज फैटी, लिवर डिजीज इज लिवर डिजीज। तो मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज जो है उसको हम आज की भाषा में, आम भाषा में जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, उसको कहते हैं। अब फैटी लिवर, अगर कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है और उसका फैट कंटेंट भी लिवर में ज़्यादा है, वो मोटा भी है, देन उसके लिवर पे दो चीज़ें उसको नुकसान कर रही हैं, तो उसको डबल वैमी है, उसको डबल टॉर्चर हो रहा है उसके फैट का लिवर भी पे, और फैट का भी और ड्रिंक्स उसका का भी। अब फैटी लिवर पे थोड़ा सा एक ब्रीफली आपको ये बताऊंगा। देखो, फैटी लिवर आज की डेट में ना बड़ा कॉमन है। तो क्या होता है कि फैटी लिवर हम किसको कहते हैं? बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि भाई लिवर में हमारे फैट नहीं होना चाहिए। अगर लिवर में हमारे 5% से ऊपर ज़्यादा फैट है तो हम कहते हैं कि ये फैटी लिवर है। अब अगर पूरे बॉडी में अगर कोई ओबीस है, कोई ओवरवेट है, अगर उसकी पूरी बॉडी में फैट है, तो ये बहुत लाजमी है बात कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे तो आपको लिवर में भी फैट जो है वो दिखेगा। नो, अगर वो फैट जो है वो लिवर के ऊपर दिख रहा है, लिवर के अंदर दिख रहा है, अगर ये लिवर के सेल में है और इसने लिवर के सेल में डैमेज करना शुरू करा, इन्फ्लेमेशन, सूजन करनी शुरू करी, देन दिस फैटी लिवर गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी लिवर डिजीज। सो हैविंग अ फैटी लिवर ऑन अल्ट्रासाउंड डज नॉट मीन कि आपको 100% फैटी लिवर डिजीज है, बट इट इज़ अ रिस्क फैक्टर कि आपको फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। और अगर इन्फ्लेमेशन है देन इट बिकम्स अ फैटी लिवर डिजीज। तो हम इन्फ्लेमेशन कैसे देखते हैं? हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट जो कराते हैं उसमें ALT AST का लेवल हम देखते हैं। फिर हम फैटी लिवर कभी अकेला नहीं आता, फैटी लिवर हमेशा जो आता है वो आपकी शुगर को भी ख़राब करता हुआ आता है, हल्का सा कोलेस्ट्रॉल को भी ख़राब करता हुआ आता है। इट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़ इन द लॉन्ग रन। इट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर डेफिनेटली डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को आज की दुनिया में बोला जाता है कि इट इज़ अ लिवर डिजीज़। Diabetes is not a endocrine disease, it's a liver disease. Okay. It comes with fatty liver. And diabetics are at very high risk of having fatty liver disease. Okay. And कुछ परसेंटेज ऑफ ये जो पेशेंट फैटी लिवर डिजीज के होंगे वो आगे चल के सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि कोई अल्कोहल रोज ले रहा है तो उसमें होगा। दिस इज अ स्मॉल परसेंटेज बट इट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। Cirrhosis means ultimately cancer. नहीं, सिरोसिस का मतलब होता है एंड स्टेज लिवर डिजीज। तो ऐसा होता है कि देखिए, जैसे आपके लिवर में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग किस्म के सेल्स होते हैं। अब अगर उस सेल में सूजन हुई, वो उसमें चोट लगी, और वो चोट जब हील होती है वो स्कार से हील होती है। इस स्कारिंग को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर फाइब्रोसिस लिवर में होता रहा तो वो फाइनली एक स्टेज आ जाती है जब नंबर ऑफ सेल्स खत्म हो जाते हैं, स्कार ज़्यादा बच जाते हैं, और जो नंबर ऑफ सेल्स आपके कम हो गए उससे आपकी लाइफ आगे नहीं चल सकती। तो सिरोसिस को हम एंड स्टेज लिवर डिजीज़ कहते हैं। और इस फाइब्रोसिस की स्टेजेस होती हैं जो हम बड़े आराम से कई चीज़ों से, ब्लड टेस्ट से, फाइब्रोस्कैन से, अल्ट्रासाउंड पे कई बार जो है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट स्टेज होती है वो सिरोसिस की होती है। और सिरोसिस में भी एंड स्टेज लिवर डिजीज़ जो होती है वो ये होता है कि लिवर अब आपका फेल हो गया और अब आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। सिरोसिस इज रिस्क फैक्टर। जब जिस पेशेंट को सिरोसिस है वो हमेशा रिस्क करेगा कि उसको लिवर कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये है, एवरी सिरोसिस डज नॉट लीड टू लिवर कैंसर। तो ये सारी परसेंटेजेस हैं, बट ऑल ऑफ दीज आर रिस्क फैक्टर्स। तो आज की डेट में ये है कि आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें किसी ने बोल दिया जी ग्रेड 1 फैटी लिवर है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर ग्रेड 1 फैटी लिवर है इसका मतलब लिवर में फैट है, फैट को हमने कम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि फैटी लिवर डिजीज़ है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, कुछ बेसिक टेस्ट जो हैं वो कराइए, और नेक्स्ट जो उसकी ट्रीटमेंट आती है वो वही आती है जहाँ से हम शुरू हुए थे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, खाने पीने का जो है लिहाज करना कि भाई खाने के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना खाएं, तेल वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, कैलोरीज को कम करें, शुगर को कम करें, अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको बंद कर दें, बेकार की दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसको बंद करें जो लिवर को डैमेज कर सकती हैं, और अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर कोई ओबीस है और वो अपना वेट 5% भी कम कर लेता, मैं 10% भी नहीं कह रहा, 5% भी अगर आपने अपना वेट रिडक्शन करा तो आपके लिवर में प्रोटेक्शन आनी शुरू हो जाती है, उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग थिंग कि आप अपने लाइफस्टाइल को अगर ठीक करते हैं तो आपका लिवर जो है वो ठीक होने लग जाता है। और
लिवर एक बार अगर खराब हुआ तो उसको ठीक करने की दवाई नहीं। अच्छा सिरोसिस के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं है कि मेरे पास कोई आएगा मैं उसको दूंगा और उसका लिवर ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो ठीक नहीं हो सकता। वो ठीक नहीं होगा, वो लकड़ी की तरह है, वो जल गया तो वो लकड़ी जल गई, ओके जो बची हुई है उसी से हमें काम चलाना है। ओके तो हम जो ठीक करेंगे वो हम फिर सपोर्ट करेंगे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओके तो इसलिए बेटर है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ में ज़्यादा जाएं, हाँ यस यस एंड रादर देन कि हम ये सोचेंगे नहीं जब खराब होगा तब की तब देखेंगे। सो मैसेज फॉर ऑल यस अल्कोहल लवर्स एंड फूड लवर्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई। आई मीन मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात you, sir. करके, एंड Thank you. बहुत Thank अच्छी you. आपने Thank you. बताई थी। Thank you, थैंक sir. यू सो Thank मच, you. थैंक Thank यू, you. नाइस।